दोपहर के तकरीबन 2 बज चुके थे और शाकिर अब भी अपने कमरे में सोया हुआ था। शाकिर की वालिदा को बड़ा ताज्जुब हुआ कि वो लड़का जो रोजाना पाबंदी के साथ 8 साढ़े 8 बजे उठ जाया करता है, आज दोपहर के 2 बजे तक भला वो कैसे सोता रह गया। शाकिर की वालिदा शाकिर को जगाने के लिए जब उसके कमरे में गई, काफी कोशिशों के बाद शाकिर की आंख खुली। वालिदा ने जब शाकिर के चेहरे को देखा तो वो घबरा गई। उसकी आंखें बिल्कुल लाल थी, चेहरा देखने में बिल्कुल डरावना मालूम दे रहा था और शाकिर की जैसे ही आंख खुली वो जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगा। अपने बेटे की यह हालत देखकर शाकिर की वालिदा घबरा जाती हैं। उन्होंने तमाम घर वालों को इकट्ठा कर लिया। घर वालों ने जब शाकिर की ये कैफियत देखी तो वो लोग भी घबरा जाते हैं। शाकिर जोर जोर से कह रहा था, देखो वो औरत मुझे मार डालेगी, वो औरत मुझे गुस्से से देख रही है। किसी ने पूछा कि वो औरत कहाँ है, किसकी बात करते हो? तो शाकिर ने कहा कि देखो वो दीवार के पास खड़ी है, देखो वो छत के ऊपर चढ़ गई, देखो वो घड़ी के ऊपर बैठी हुई है। कुछ लोगों को शाकिर की बात पर हंसी भी आ रही थी और कुछ लोग शाकिर की ये बातें सुनकर डर रहे थे। उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था आखिर शाकिर को क्या हो गया। शुरू में लोगों को लगा कि शायद शाकिर मजाक कर रहा है, घर वालों को डराने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जैसे ही शाकिर की हालत बदलने लगी, घर वाले घबरा गए। शाकिर का बड़ा भाई फौरन डॉक्टर को बुलाने के लिए भागता है। कुछ देर के बाद डॉक्टर आ गया। डॉक्टर को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था आखिर शाकिर को क्या हुआ है। नाज़रीन इकराम, शाकिर कौन था? आखिर शाकिर की हालत क्यों कर हुई? डॉक्टर ने शाकिर के बारे में क्या बताया? वो औरत कौन थी जिससे शाकिर इतना खौफजदा था, जो शाकिर को मारने के लिए आमादा थी? क्या है ये पूरा वाकया, आइए सुनते हैं। एक लड़का जो कॉलेज में पढ़ने वाला था जिसका नाम शाकिर था। शाकिर एक मर्तबा अपने दोस्तों के घर पार्टी करने के लिए गया था। रात वापस आते आते उसे काफी देर हो चुकी थी। शाकिर आखिरी बस पकड़कर अपने दोस्त के यहां से अपने घर की तरफ रवाना हुआ। बस जिस स्टॉप पर छोड़ती थी वहां से शाकिर का घर तकरीबन 1-1.5 किलोमीटर की दूरी पर था, यानी मेन रोड पर उतरने के बाद उसे पैदल चलकर अपने घर जाना होता था। शाकिर उस रात पहली मर्तबा आखिरी बस से उस बस स्टॉप पर पहुंचा था। बस स्टॉप पर उतरने के बाद उसने अपने कान में ईयरफोन लगाया और गाना सुनते हुए अपनी मस्ती में अपने घर के रास्ते पर चल पड़ा। क्योंकि वो शहर का रहने वाला था, उसे किसी बात का कोई खौफ और डर नहीं था। अक्सर वो रात अपने दोस्तों के साथ घूमने फिरने के लिए जाया करता था। उसके लिए कोई नई बात नहीं थी। अलबत्ता ये पहला मौका था जब रात को अकेले वो अपने घर की तरफ उस रास्ते से पैदल जा रहा था। शाकिर इत्मीनान के साथ गाना सुनते हुए अपने घर के रास्ते पर तेजी के साथ चला जा रहा था। कुछ दूर आगे जाने के बाद शाकिर को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके पीछे पीछे कोई चला आता है। उसे पांव की आहट सुनाई दी। शाकिर रुक गया। उसने पलट कर देखा तो दूर से एक औरत तेजी के साथ शाकिर की तरफ चली आ रही थी। उस औरत को रात के अंधेरे में यहां देखकर शाकिर के दिल में खौफ पैदा हो गया। शाकिर ने सोचा कि रात के अंधेरे में इस कच्चे रास्ते पर भला ये औरत अकेली कहां से चली आती है, कौन है, कहां जाना चाहती है। शाकिर बहुत हिम्मत करके वहां रुका रहा, यहां तक कि वो औरत उसके करीब आ गई। जहां पर शाकिर रुका था वहां काफी अंधेरा था। शाकिर ने उस औरत के करीब आने का इंतजार किया। करीब आने के बाद उस औरत ने अपने हाथ में एक कागज का टुकड़ा आगे बढ़ाते हुए शाकिर से कहा, भाई साहब मुझे इस पते पर जाना है, क्या आप मुझे ये पता बता देंगे? शाकिर ने जब उस पते को अपने हाथ में लिया और देखा तो ये उसके गांव का पता था। शाकिर ने उस औरत से कहा, मैं भी वहीं जा रहा हूं, आप एक काम करें, मेरे पीछे पीछे आ जाएं, मैं आपको इस पते पर पहुंचा दूंगा। अब शाकिर आगे आगे चलने लगा। वो औरत शुक्रिया अदा करके शाकिर के पीछे पीछे चल पड़ी। शाकिर के दिल दिमाग में बहुत सारे सवालात आ रहे थे। ये औरत कौन है, कहां से आई होगी, इतनी रात को यहां अकेली कैसे पहुंची, आखिर वहां क्यों जाना चाहती है? लेकिन शाकिर ने उस औरत से ये सवालात पूछने मुनासिब नहीं समझे, बल्कि वो तेजी के साथ आगे बढ़ता चला जा रहा था। कुछ दूर चलने के बाद जब शाकिर ने रुककर पीछे पलटकर ये देखना चाहा कि कहीं वो औरत ज्यादा पीछे तो नहीं रह गई है, जब शाकिर पलटा तो ये देखकर हैरान रह गया। दूर दूर तक उस औरत का कहीं भी नामो निशान तक नहीं था। शाकिर का दिल एकदम धक से हो गया। रात के अंधेरे में वो औरत कहां से आई,
کہاں چلی گئی؟ آخر اگر پیچھے سے کہیں گئی بھی ہوگی تو نظر تو آتی، اگر جا بھی رہی تھی مجھے کچھ کہہ کر تو جاتی۔ شاکر کے دل دماغ میں سینکڑوں سوالات چل رہے تھے، لیکن شاکر نے اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ پھر شاکر نے سوچا کہ ہو سکتا ہے اکیلے مجھے دیکھ کر اس عورت کے دل میں ڈر پیدا ہو گیا ہو، اور اس نے سوچا ہو کہ شاید میں اسے غلط جگہ پر لے کر جا رہا ہوں، اس وجہ سے وہ عورت چلی گئی ہوگی۔ لیکن شاکر ساتھ ہی یہ بھی سوچ رہا تھا اگر میرے ڈر سے وہ عورت کہیں گئی بھی ہوگی تو کہاں گئی ہوگی؟ جاتی ہوئی کم سے کم نظر تو آتی، وہ کہیں دور دور تک دکھائی نہیں دیتی۔ شاکر نے اپنی رفتار کو تیز کر لیا اور کچھ دیر کے بعد شاکر اپنے گھر کے دروازے پر تھا۔ گھر کے دروازے پر دستک دی، والدہ نے دروازہ کھولا، دیر سے آنے کی وجہ پوچھی۔ شاکر نے ماں کو ساری باتیں بتا دی۔ اس کے بعد وہ ہاتھ منہ دھو کر جا کر اپنے بستر پر لیٹ گیا۔ اگلی صبح شاکر کی والدہ اس کا ناشتے کے ٹیبل پر انتظار کرتی رہی، لیکن شاکر نہیں آیا۔ ماں نے سوچا کہ شاید دیر رات آیا تھا، تھک گیا ہوگا، سو رہا ہے، جب بھی اٹھے گا تو ناشتہ کروا دوں گی۔ ماں انتظار کرتی رہی۔ 10 بج گئے، 11 بج گئے، 12 بج گئے، یہاں تک کہ انتظار کرتے کرتے دوپہر کے 2 بج چکے تھے۔ تمام گھر والے دوپہر کے کھانے سے فارغ ہو چکے تھے، لیکن شاکر اپنے کمرے میں اب بھی سویا پڑا تھا۔ ماں کو بڑا تعجب ہوا کہ وہ لڑکا جو روزانہ صبح 8 ساڑھے 8 بجے اٹھ جایا کرتا ہے، آج دوپہر کے 2 بجے تک آخر وہ سویا کیوں ہے؟ ماں شاکر کو جگانے کے لیے اس کے کمرے میں گئی۔ کافی محنت کے بعد آخرکار شاکر کی آنکھ کھلی۔ جیسے ہی شاکر کی آنکھ کھلی، ماں نے شاکر کو دیکھا تو وہ گھبرا گئی۔ شاکر کی آنکھیں بالکل سرخ نظر آ رہی تھی، اس کا چہرہ دیکھنے میں بھیانک معلوم دیتا تھا۔ ماں نے جب شاکر کے چہرے کو دیکھا تو گھبرا گئی۔ ماں نے کہا، بیٹا تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے، آخر تمہارا چہرہ ایسا کیوں دکھائی دے رہا ہے؟ تمہاری آنکھیں لال کیوں ہیں؟ ابھی ماں کا یہ سوال کرنا تھا، شاکر زور زور سے چیخنا چلانا شروع کر دیتا ہے۔ ماں کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، آخر میرے بیٹے کو کیا ہو گیا؟ ماں نے بھی شور گل کیا اور تمام گھر والوں کو اس کمرے میں جمع کر لیا۔ اب تمام گھر والے شاکر کے کمرے میں موجود تھے۔ شاکر زور زور سے چلا رہا تھا، وہ عورت مجھے نہیں چھوڑے گی، وہ عورت مجھے مار ڈالے گی، وہ عورت میرا پیچھا کرتے کرتے یہاں تک آ گئی، وہ دیکھو دروازے کے پاس کھڑی ہے، وہ دیکھو دیوار کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی، وہ دیکھو میری طرف آ رہی ہے، دیکھو وہ عورت چھت پر چڑھ رہی ہے۔ لوگ شاکر کی بات کو سن کر حیران تھے، کچھ لوگوں کو ہنسی آ رہی تھی اور کچھ لوگوں کو ڈر لگ رہا تھا۔ شاکر ایسی باتیں کیوں کر رہا ہے؟ پھر شاکر نے کہا کہ وہ دیکھو دیوار پر جو گھڑی لگی ہے، وہ عورت گھڑی کے اوپر جا کر بیٹھ گئی۔ شاکر کے بھائی نے کہا، تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے، آخر گھڑی کے اوپر کوئی جا کر کیسے بیٹھ سکتا ہے؟ تمام لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے رہے۔ شروع میں گھر والوں نے سوچا کہ شاید شاکر گھر والوں کو ڈرانے کی کوشش کر رہا ہے، وہ مذاق کر رہا ہے، وہ ناٹک کر رہا ہے، لیکن کچھ دیر کے بعد جب شاکر کی کیفیت بدلنے لگی تو تمام گھر والوں کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ معاملہ کچھ واقعی گڑبڑ ہے۔ شاکر کے بھائی نے فوراً بھاگ کر ایک ڈاکٹر کو بلایا۔ ڈاکٹر نے آنے کے بعد شاکر کو دیکھا، دیکھ کر ڈاکٹر نے بتایا کہ شاید یہ ڈر گیا ہے، میں اس کو ابھی ایک انجیکشن دیے دیتا ہوں، اس کو آرام مل جائے گا۔ اس کے بعد جب اس کی آنکھ کھلے تو اس کا ہاتھ منہ دھلا دینا، کھانا کھلانا اور کھانا کھلانے کے بعد اسے یہ دوا کھلا دینا، اللہ نے چاہا تو اس کو آرام ہو جائے گا۔ گھر والوں نے سوچا کہ شاید رات واپسی میں شاکر کہیں ڈر گیا ہوگا، یا تو ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسی چیز دیکھ لی ہوگی جس کی وجہ سے اس کے دل میں دہشت پیدا ہو گیا ہوگا۔ شاکر کے گھر والوں نے اس کا دوا علاج کرانے کی کوشش کی، لیکن شاکر کے حالات بدلتے چلے جا رہے تھے۔ جب شاکر کے آس پڑوس میں رہنے والی عورتوں کو شاکر کی طبیعت کے بارے میں معلوم پڑا تو شاکر کی عیادت کرنے کے لیے آس پڑوس کی عورتیں شاکر کے گھر آ جاتی ہیں۔ شاکر کی کیفیت کو دیکھنے کے بعد، اس کے حالات کا جائزہ لینے کے بعد کچھ بڑی بوڑھی عورتیں کہتی ہیں، لگتا ہے رات کو اکیلے گھر واپسی کے وقت یہ کسی آسیب کی زد میں آ گیا ہوگا، لگتا ہے کسی بھوت پریت نے اس کو پکڑ لیا ہوگا۔ کوئی کہہ رہا تھا کہ شاید کسی جن کا سایہ ہو گیا ہوگا، اسے کسی بابا کو دکھانا چاہیے، کسی جھاڑ پھونک دعا تعویذ کرنے والے کو دکھانا چاہیے۔ چونکہ شاکر کے گھر والے بہت زیادہ پڑھے لکھے تھے، ماڈرن خیالات کے تھے، اس لیے وہ ان عورتوں کی باتوں کو ماننے کے لیے ہرگز تیار نہ ہوئے، بلکہ شاکر کا بڑا بھائی ان عورتوں کے رد میں یہ کہتا جا رہا تھا، کیسی باتیں کرتی
करती हो, ये सब दकियानूसी बातें हैं, ये सब किस्से कहानियां हैं, इसकी कोई हकीकत नहीं है। अरे दुनिया इतनी तरक्की कर चुकी है, अब तो लोग चांद पर बस्ती बसाने की बात कर रहे हैं और आप लोग अब तक जिन प्रेत में अटके पड़े हो, भूत चुड़ैल में अटके पड़े हो। ऐसा कुछ भी नहीं होता। पहले हो सकता है कि ऐसा होता रहा हो, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं होता। औरतें कहती हैं कि एक बार किसी बाबा को दिखा दो, क्या फर्क पड़ता है, झाड़ फूक करवा लो, क्या फर्क पड़ता है, शाकिर के लिए कहीं से कोई तावीज लिखवा लाओ, क्या फर्क पड़ता है। शाकिर के बड़े भाई ने कहा कि ठीक है, हम देखते हैं डॉक्टर की दवा से आराम नहीं होगा तो हम ये सब भी करके देख लेंगे। आखिरकार डॉक्टर रोजाना शाम को आता रहा, शाकिर को इंजेक्शन दे देता। इंजेक्शन लगने के बाद शाकिर सो जाता था। उसके बाद जब आंख खुलती तो खाना खाता, उसके बाद फिर से सो जाता। लेकिन एक वक्त ऐसा था जिस वक्त वो उठता उसके चेहरे का रंग बदल जाता, उसकी आंखें लाल हो जाती और वो जोर जोर से पूरे घर को चीख चिल्लाकर अपने सर पर उठा लेता था और बार बार वो उसी औरत के बारे में कहता, देखो वो आ रही है, देखो वो आने वाली है, उसने मुझसे कहा है कि वो मुझे नहीं छोड़ेगी, वो देखो दीवार के पास खड़ी है, देखो मेरे बेड के नीचे जाकर बैठी हुई है। तमाम घर वाले यहाँ वहां उसके कहने पर देखते और कहते, बेटा कहाँ है, कोई तो नहीं है, हमें तो कोई नहीं नजर आता, तुम आखिर इतना परेशान क्यों होते हो, हम तुम्हारे पास मौजूद हैं, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन शाकिर की तबीयत जो थी वो संभलने का नाम नहीं ले रही थी। डॉक्टर रोजाना इंजेक्शन देता, दवाइयां देता, इसके बावजूद उसकी तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती चली जा रही थी। एक दिन शाकिर का बड़ा भाई अपने ऑफिस में अपने दोस्तों के सामने शाकिर के ताल्लुक से बात करता है कि शाकिर की तबीयत ठीक होने का नाम ही नहीं लेती, मेरे पूरे घर वाले परेशान हो चुके हैं। जब तक दवा का असर बाकी रहता है, जब तक इंजेक्शन का असर बाकी रहता है, तब तक शाकिर को आराम रहता है, उसके बाद उसकी तबीयत फिर से बिगड़ने लगती है। इस पर शाकिर के बड़े भाई के एक दोस्त ने कहा, तुम एक काम करो, आज शाम को तुम अपने भाई को लेकर मेरे पीरो मुर्शिद के पास आओ। मेरे पीरो मुर्शिद फला मकाम पर रहते हैं, वो बहुत नेक और परहेजगार हैं, वो झाड़ फूक और दुआ तावीज भी करते हैं। अल्लाह तबारक ताला ने उनकी जबान में बहुत तासीर रखी है, एक बार अपने भाई को लाकर दिखा दो, हो सकता है कि अल्लाह तबारक ताला तुम्हारे भाई को शिफा अता कर दे। इस पर शाकिर का बड़ा भाई कहने लगा, देखो हम लोग तरक्की याफ्ता दौर के लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, हम इन तमाम चीज़ों पर कोई भरोसा तो नहीं करते, लेकिन साथ ही इन चीज़ों को नाजायज़ और हराम भी नहीं कहते। आज शाम को मैं अपने भाई को तैयार करके तुम्हारे पीर साहब के पास लेकर आता हूँ, हो सकता है कि अल्लाह तबारक ताला ने मेरे भाई को शिफा तुम्हारे पीर के हाथों लिखी हो। अब शाम के वक्त शाकिर के भाई शाकिर को तैयार करके पीरो मुर्शिद के पास लेकर जाते हैं। पीरो मुर्शिद का चेहरा बड़ा नूरानी था, देखने में बड़े परहेजगार आबिद व जाहिद नजर आते थे। शाकिर को ले जाकर पीरो मुर्शिद के सामने बिठा दिया जाता है और पूरा मामला तरतीबवार बयान कर दिया जाता है। इसी के साथ शाकिर के घर वाले पीरो मुर्शिद को यह भी बताते हैं, हम कई दिनों से शाकिर का इलाज करा रहे हैं, उसे आराम तो होता है लेकिन वक्ती तौर पर आराम होता है, उसे मुकम्मल आराम नहीं मिल रहा है। इस पर पीरो मुर्शिद शाकिर को गौर से देखते हैं और कुछ देर देखने के बाद वो कुछ पढ़ाई करना शुरू करते हैं। पढ़ाई कर लेने के बाद पीरो मुर्शिद शाकिर के घर वालों से कहते हैं, अगर बीमारी जिस्मानी हो तो इलाज जिस्मानी होना चाहिए, अगर बीमारी रूहानी हो तो इलाज रूहानी होना चाहिए। तुम्हारे भाई को बीमारी जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी है और तुम उसका इलाज जिस्मानी करा रहे हो, इसीलिए उसे अब तक आराम नहीं हुआ। घर वालों ने कहा, आखिर मसला क्या है, साफ साफ बताएं। इस पर पीरो मुर्शिद कहते हैं, मैं बताऊंगा नहीं बल्कि दिखाऊंगा, अभी नहीं बल्कि बाद में। अभी तो मैं पानी दम किए हुए देता हूं, पानी लेकर जाओ, थोड़ी थोड़ी देर में इसको पिलाते रहना। अल्लाह ने चाहा तो वो औरत नहीं आएगी, लेकिन अगर वो आए, जैसे ही वो आए फौरन मुझे आकर अपने साथ ले जाना। जिस वक्त वो औरत घर पर होगी उस वक्त मैं आपके घर आना चाहता हूं। पीरो मुर्शिद की बात को सुनते ही तमाम लोग हैरान रह जाते हैं। वो सब कहते हैं कि वो औरत कब आती है, कब जाती है, हमें तो दिखाई नहीं देती। अलबत्ता शाकिर कहता है कि वो आ गई, वो आने वाली है, वो इतने बजे आएगी। इस पर पीरो मुर्शिद ने कहा, अगली मर्तबा शाकिर जब ये कहे कि वो आ गई है या आने वाली है या इतने बजे आएगी तो मुझे फौरन आकर इत्तला करना। जिस वक्त वो औरत आने वाली हो या जिस वक्त वो घर पर मौजूद हो, मैं उस वक्त आपके घर आऊंगा और फिर मुकम्मल इलाज करके जाऊंगा। शाकिर के घर वाले पीरो मुर्शिद का शुक्रिया अदा करते हैं। शाकिर को और
पड़े हुए पानी को साथ लेकर घर चले जाते हैं। अब 2-3 रोज तक मुसलसल वो शाकिर को बिला नागा पानी पिलाती रहे। अल्लाह तबारक तआला ने उसे आराम अता किया। अब डॉक्टर के इंजेक्शन और दवा की जरूरत न पड़ी। शाकिर इत्मीनान से खाना भी खा रहा था, लोगों से बातें भी कर रहा था और आराम से रात भर सो रहा था। लेकिन 3 दिन के बाद अचानक फिर उसने शोरगुल करना शुरू कर दिया। उस औरत ने कहा है कि वो 5 बजे आएगी, आज वो मुझे मार कर जाएगी, वो बहुत गुस्से में थी, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। जब शाकिर ने शोरगुल करना शुरू कर दिया, घर वाले फौरन जो है पीरो मुर्शिद के पास जाते हैं और जाकर कहते हैं कि शाकिर अभी बहुत हंगामा कर रहा था और उसने कहा कि वो औरत 5 बजे आने वाली है। इस पर पीरो मुर्शिद ने कहा कि ठीक है, अभी तो 5 बजने में बहुत वक्त है, जब 5 बजने वाले हो तो उससे पहले आना और मुझे अपने साथ लेकर चलना, मैं तुम्हारे घर चलना चाहता हूं। अब वो घर वाले वापस चले जाते हैं। इंतजार करते रहे 5 बजने का। अभी 5 बजने ही वाला था कि शाकिर ने फिर से हंगामा बपा कर दिया। वो जोर जोर से चीख चिल्ला कर कहने लगा, वो 7 बजे आने वाली है, वो 7 बजे आएगी और मुझे कत्ल कर देगी, वो आज मुझे मार कर जाएगी, मुझे बचा लो, मैं मरना नहीं चाहता। शाकिर जोर जोर से चिल्ला रहा था। शाकिर का बड़ा भाई फौरन जो है पीरो मुर्शिद के पास जाता है और जाकर कहता है कि शाकिर की तबीयत आज बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। पहले उसने कहा कि वो औरत 5 बजे आने वाली है, इसके बाद अब वो कहता है कि वो 7 बजे आने वाली है। आप बताएं कि हम क्या करें? अब तो हमें भी बहुत डर लगने लगा है, पता नहीं हमारे भाई के साथ वो औरत क्या करेगी, वो औरत कौन है, कहां से आती है, हमें नजर क्यों नहीं आती। इस पर पीरो मुर्शिद ने कहा कि तुम परेशान न हो, आज मैं उसका मुकम्मल इलाज करूंगा, तुम्हारे भाई पर आंच भी नहीं आएगी, चलो मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर चलता हूं। इसके बाद पीरो मुर्शिद चंद चीजें अपने हाथ में उठाते हैं और उठाने के बाद शाकिर के बड़े भाई के साथ उनके घर पहुंच जाते हैं। वो शाकिर के कमरे के अंदर बैठकर पढ़ाई शुरू कर देते हैं। अभी 7 बजने वाले थे, अचानक शाकिर की कैफियत बदलना शुरू हो जाती है। पीरो मुर्शिद कमरे में बैठे हुए कोने में पढ़ाई करते जा रहे थे और शाकिर ने 7 बजते ही हंगामा बपा कर दिया। देखो वो आ गई, वो बहुत गुस्से में है, उसकी आंख से आग के शोले निकल रहे हैं, वो मेरी तरफ घूर रही है, आज वो मुझे कत्ल कर देगी, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। जब शाकिर ने चीखना चिल्लाना शुरू किया, पीरो मुर्शिद जो घर के कोने में बैठे वज़ाइफ पढ़ रहे थे, तेजी के साथ लपक कर आते हैं और शाकिर के करीब आकर जोर जोर से कुछ पढ़ना शुरू कर देते हैं। अभी थोड़ी देर ही उन्होंने पढ़ी थी कि शाकिर की कैफियत बदल जाती है, वो जोर जोर से झूमना शुरू कर देता है। जैसे ही शाकिर ने झूमना शुरू किया, पीरो मुर्शिद ने पूरी ताकत के साथ उसके सर के बालों को पकड़ लिया और बालों को खींचना शुरू कर देते हैं। अब जब शाकिर के बालों को पकड़कर पीरो मुर्शिद ने खींचना शुरू कर दिया, शाकिर की आवाज बदल जाती है, वो औरत की आवाज में बातें करने लगता है। पीरो मुर्शिद ने कहा, बता तू कौन है, कहां की रहने वाली है, इस बच्चे को क्यों परेशान कर रही है, इसको तूने कहां से पकड़ा था। इस पर शाकिर औरत की आवाज में कहने लगा, मैं फला जगह की रहने वाली हूं, मेरा ये नाम है, इस लड़के ने मेरी जगह को नापाक किया, अब मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी, इस वजह से मैं इसके पीछे आई हूं। इस पर पीरो मुर्शिद ने कहा, इस लड़के ने जानबूझकर क्या तेरी जगह को नापाक किया? वो कहती है, नहीं, जानबूझकर नापाक तो नहीं किया, लेकिन मेरी जगह को नापाक किया, जहां मैं रहती थी इसने वहां पर पेशाब किया, मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। इस पर पीरो मुर्शिद ने कहा, गलती हो गई, माफ कर दे, तुझे कम से कम इतना जुल्म तो नहीं करना चाहिए। वो कहती है, नहीं माफ करूंगी, कुछ भी कर ले, मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। इस पर पीरो मुर्शिद ने गुस्से में कहा, ठीक है, अगर तू इसको नहीं छोड़ेगी तो तू भी याद रख, तू मुझे नहीं जानती, मैं तुझे जला कर रख दूंगा। इस पर वो कहती है, जो करना है कर ले, मैं इस लड़के को आज अपने साथ लेकर जाऊंगी। पीरो मुर्शिद ने डांट कर कहा कि ठीक है, आज आजमा कर देख ले, या तो तू जलेगी या तो ये लड़का मरेगा, देखते हैं आज जीत किसकी होती है। इस पर वो कहती है कि ठीक है, मैं जाती हूं, इस लड़के को मैं परेशान नहीं करूंगी, लेकिन मुझे कुछ चाहिए। पीरो मुर्शिद ने कहा, अगर तू चाहती है कि मैं तुझे न जलाऊं तो चली जा, क्या चाहिए मुझे बता। वो कहती है, मुझे 2 काले रंग के बकरे चाहिए, मुझे इतनी साड़ी चाहिए, मुझे इतनी मिठाई चाहिए। इस पर पीरो मुर्शिद कहते हैं, तो इतने दिन से इस लड़के के साथ है,
घर में आती जाती है, क्या तुझे पता नहीं है ये गरीब लोग हैं, 2 बकरे तुझे लाकर कहां से देंगे, साड़ियां मिठाइयां तुझे लाकर कहां से देंगे, ये इतना नहीं दे सकते। इस पर शाकिर के मुंह से उस औरत की आवाज आती है, वो कहती है ठीक है, अगर इतना नहीं दोगे तो ये लड़का लेकर जाऊंगी। इस पर पीरो मुर्शिद ने कहा ना ये सब देंगे ना तुझे लड़का ले जाने देंगे, अगर तूने मेरी बात को नहीं माना तो याद रखना मैं तुझे जलाकर राख कर दूंगा। वो औरत जोर जोर से चीखना चिल्लाना शुरू कर देती है, मुझे परेशान न कर, लड़के को ले जाने दे वरना मैं पूरे घर वालों को तबाह कर दूंगी। पीरो मुर्शिद ने कहा तेरे अंदर जितनी ताकत है जो करना चाहती है करके देख ले, मैं देखता हूं घर वालों पर क्या आंच भी आती है, तू क्या इतनी ताकतवर हो गई। इस पर वो कहती है कि ठीक है मुझे जाने दो, मैं चली जाऊंगी, मैं इस लड़के को परेशान नहीं करूंगी, लेकिन इससे कहो जहां पर इसने पेशाब किया था जाकर उस जगह को साफ करे, मेरी जगह को ये पाक कर दे, मैं इसको छोड़ दूंगी, आइंदा कभी परेशान नहीं करूंगी। इस पर पीरो मुर्शिद ने कहा कि ठीक है तेरी ये बात मुझे मंजूर है, मैं इससे कहूंगा ये माफी भी मांगेगा और साथ ही जाकर उस जगह को साफ भी कर देगा, लेकिन तू आइंदा इस लड़के को कभी परेशान मत करना। अगर आइंदा इस लड़के के पीछे कभी आई, इस घर में कभी आई, आइंदा तूने इसको या इसके घर वालों को कभी तंग किया, मैं तुझसे बात नहीं करूंगा, मैं तुझे जलाकर राख कर दूंगा। इस पर वो कहती है कि ठीक है अगर इन लोगों ने मेरी जगह को पाक कर दिया मैं वहां वापस चली जाऊंगी, इसके पीछे कभी नहीं आऊंगी, मैं इसको कभी परेशान नहीं करूंगी। पीरो मुर्शिद ने कहा कि ठीक है अपने वादे को याद रखना, इसी वादे के तहत मैं तुझे जाने दे रहा हूं वरना आज मैं तुझे जलाकर खाक कर देता। वो कहती है नहीं मुझे मत जलाओ, मुझे जाने दो, मैं इसे कभी परेशान नहीं करूंगी। इसके थोड़ी देर के बाद पीरो मुर्शिद कुछ पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद शाकिर पर जोरदार दम करते हैं और हाथ से उसके बालों को छोड़ देते हैं। शाकिर निढाल होकर जमीन पर गिर जाता है। कुछ देर के बाद उसे होश आता है, उठकर बैठता है, पानी पीता है, उसका पूरा जिस्म टूट रहा था, दर्द के मारे वो करा रहा था। जब कुछ राहत हुई तो पीरो मुर्शिद ने शाकिर से कहा कि बेटा सच सच बताओ उस रात जब तुम अकेले अपने घर की तरफ चले आ रहे थे तो तुमने क्या किया था। शाकिर को कुछ याद नहीं आ रहा था। फिर पीरो मुर्शिद ने कहा कि मुझे बताओ क्या तुमने रास्ते में कहीं पेशाब किया था। इस पर शाकिर कहता है कि जी हुजूर, जब मैं बस से उतरा मुझे ठंड लग रही थी, कुछ दूर आगे चलने के बाद मुझे इस्तिंजे की हाजत हुई, मैं रास्ते के किनारे हटकर एक दरख्त के नीचे जाकर इस्तिंजे से फारिग हुआ और उसके बाद फिर अपने घर की तरफ चल पड़ा। पीरो मुर्शिद ने कहा इस्तिंजा करने से पहले तुम्हें वो औरत नजर आई थी या उसके बाद नजर आई। इस पर शाकिर कहता है कि नहीं हुजूर, वो औरत मुझे इस्तिंजा करने के बाद नजर आई थी। पीरो मुर्शिद ने कहा दरअसल वो औरत जहां रहती थी तुमने उस जगह पर गलती से पेशाब कर दिया, इस वजह से वो तुम्हें परेशान करने आई थी। शाकिर ने कहा वो औरत कौन थी। इस पर पीरो मुर्शिद कहते हैं अगर वो औरत होती तो औरत किसी को परेशान ही न करती। दरअसल वो औरत नहीं है बल्कि वो एक जिन्नी है, एक जिनजादी है, इस वजह से वो तुम्हारे पीछे लगी थी। अगर वो अच्छे जिन्नात में से होती तो भी तुम्हें परेशान न करती, तुम्हारी गलती को शायद वो माफ कर देती, लेकिन वो अच्छे जिन्नात में से नहीं है, वो मुसलमानों में से नहीं है, इस वजह से उसने तुम्हें परेशान किया। अब तुम एक काम करो, कल सुबह सवेरे दोनों भाई जाकर उस जगह को साफ कर दो, अल्लाह तबारक तआला फजल फरमाएगा और आइंदा वो कभी तुम्हें परेशान नहीं करेगी। ये कहकर पीरो मुर्शिद दुआएं देते हुए घर का हिसार करके वहां से वापस चले जाते हैं। अगली सुबह शाकिर अपने बड़े भाई को साथ लेकर साफ सफाई का सामान लेकर उस दरख्त के पास पहुंच जाता है जहां पर रात के अंधेरे में उसने पेशाब किया था, जहां से ये मुसीबत उसके गले पड़ी थी। वहां पहुंचकर शाकिर के बड़े भाई ने देखा वो जगह तो पहले ही बहुत गंदी थी, ऐसा लगता था कि राह चलते लोग वहां पर कूड़ा करकट फेंका करते थे। शाकिर के भाई ने गौर से देखा तो पता चला ये जगह तो पहले से नापाक और गंदी पड़ी है, इसके बावजूद न जाने वो क्यों मेरे भाई के पीछे पड़ गई। आखिरकार वो दोनों भाई आगे बढ़ते हैं, वहां झाड़ू लगाते हैं, उसके बाद थोड़ी सी मिट्टी जमा करके वहां पर डाल देते हैं और उसके बाद उस पर कुछ पानी का छिड़काव करते हैं। फिर चंद अगरबत्तियां वहां जलाकर वहां से वापस चले जाते हैं और उसके बाद इस मुसीबत से हमेशा हमेशा के लिए शाकिर को और शाकिर के घर वालों को निजात मिल जाती है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है कि मेरा करीम हम सबको जिन्नात के शर से, शयातीन के मकर फरेब से, उनके वसवसात से महफूज फरमाए और हमारे जो भी भाई
جو بھی بہنیں اس طرح کی پریشانیوں مصیبتوں میں مبتلا ہیں، اللہ سب کو اس سے نجات عطا کرے، اللہ سب کو اپنا حفظ و امان عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔